नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या बोला तूने? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरीके का चार्ज है। और स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब किसी चार्ज की रेस्ट पर स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात आती है चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है किसकी? मास की। देखो, चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो चार्ज होती है और एक मास होती है। 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें आया था चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, मास इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब 12th में पढ़ोगे चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। चार्ज की डेफिनेशन क्या है? चार्ज इज समथिंग possessed बाय मटीरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब क्या है? चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो किसी मटेरियल में करंट इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करवाती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब। चार्ज दो तरीके के पाए जा सकते हैं, चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज, अब जैसे पॉजिटिव है रिपेल करेंगे, नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव या कोई भी चार्ज हो, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। अब बात आती है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? सरल भाषा में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए वो होते हैं कंडक्टर। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कंडक्टर। अगला इंसुलेटर आर द मटीरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटीरियल। वो इंसुलेटिंग मटीरियल है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये यहाँ तक की हमारी हो गई बातें। अगला टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, डायग्राम से समझते हैं पहले, है ना। डायग्राम क्या कहना चाह रहा है? पहले में ये है, ये कोई स्टैंड है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन ये स्फेयर है, ये मेटल की है, इसमें कोई ना कोई चार्ज है। अब हमें पता नहीं है कौन सा चार्ज है, हमें पता करना है। तो हम पॉजिटिव रोड को इसके आसपास लाएंगे, इसके जैसे ही पास में लाओगे तो जो नेगेटिव होगा वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव होगा रिपेल होगा, तो दोनों अलग अलग पोल्स पे चल जाएंगे। तो उसके बाद अगले डायग्राम में देखो, मैंने ग्राउंड लिया है। ग्राउंड यानी अर्थवायर को मैंने रेफरेंस में नेगेटिव माना है, तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव के पास जाएंगे, जैसे कि पॉजिटिव था, जैसा कि इस डायग्राम में इस पॉजिटिव के पास जाएंगे और इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब कि इसे ज़ीरो कर देंगे। अब इसके पास सिर्फ माइनस बचा, तो अब इसमें अब क्या बचा इसके पास? ये जैसे ही न्यूट्रलाइज हो गया तो माइनस चार्ज। माइनस को जैसे ही ग्लास रोड हटाएगा जो इसने अभी लगाई थी प्लस की, तो ये देखोगे अभी पूरा का पूरा चार्ज फैल जाएगा। ठीक, अब इसको हम थ्योरी टाइप में पढ़ते हैं। पहले पॉइंट के लिए, अब मेटलिक स्फीयर ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड इज अनचार्ज। किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर, जो कि ये है, मेटलिक स्फीयर अनचार्ज है। मेटलिक स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड पर है जो कि अनचार्ज है। दूसरे के लिए, बी के लिए, व्हेन अ चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज मेटलिक स्फीयर, मतलब कोई चार्ज है ग्लास रोड जो कि चार्ज है, वो किसी अनचार्ज मेटलिक स्फीयर के पास लाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्फीयर आर अट्रैक्टेड। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें वो उसके कारण अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ही अट्रैक्ट होंगे, प्रोटॉन नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही ला रहे हैं हम, तो वो नहीं होगा। आर अट्रैक्टेड एंड स्टार्ट पिलिंग अप एट द नियर एंड, मतलब एक
किसी भी एक एंड पर आना स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पर पॉजिटिव ग्लास रोड है, ठीक है, एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और वो वाला पूरा एरिया नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और फार्दर एंड जो दूसरा एंड है दूर वाला ऑफ द स्फेयर का बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण। और जो नेट चार्ज होगा मेटल के स्फेयर का 0 होगा। नेट चार्ज क्या होता है, मतलब दोनों का प्लस, जैसे माइनस प्लस प्लस, मतलब इन दोनों चार्ज का सम जो होगा वो नेट होगा, और जो नेट चार्ज होगा वो इसका 0 होगा। ठीक, आ गई बात समझ। अगला सी की पॉइंट के लिए देखते हैं। सी पॉइंट के लिए क्या क्या है, व्हेन द स्फीयर इज राउंड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्फीयर एंड न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्फीयर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से स्फीयर में फ्लो हो रहे हैं, एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने कहा था इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद चौथा डी वाला पॉइंट, डी वाले में क्या है, व्हेन द स्फीयर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, जब भी स्फीयर ग्राउंड से डिस्कनेक्ट होगा, देन द नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूस टू बी हेल्ड ऑन द नियर एंड, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तो रहेगा, वो यहाँ इस पे तो रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव ही सिर्फ न्यूट्रलाइज हुआ है, अभी नेगेटिव जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है ना। अब ई पॉइंट क्या, व्हेन द ग्लास रोड इज रिमूव द नेगेटिव चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द स्फीयर, मतलब जैसे ही अभी ग्लास रोड को हटाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक केस तो ये बनता है सिंगल स्फीयर का। दूसरा केस ये बनता है जिसमें दोनों स्फीयर अनचार्ज है, मेटलिक स्फीयर लाएंगे, एक तरफ माइनस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा दूर हो जाएगा ये बाद में, जिसके कारण फिर जैसे ये हटाएंगे तो ये अपोजिट साइड में चल जाएंगे दोनों चार्ज। पॉजिटिव वाला उस पोल पर आ जाएगा और ये नेगेटिव वाला उस पोल पर जाएगा, और इनमें अट्रैक्शन, और जैसे ही ग्लास रोड हट जाएंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग बॉडी में। इन दोनों के डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसका डायग्राम ये रहा और इसका डायग्राम ये रहा, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद क्या बढ़िया था गुरु। अब बात आती है चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की। चार्ज की 3 तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ऑल द फ्री चार्जेस ऑफ अ सिस्टम आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, मतलब किसी भी सिस्टम में जितने भी फ्री चार्ज है वो किसी बेसिक यूनिट चार्ज की बेसिक यूनिट के मल्टीपल होंगे। कैसे मल्टीपल, इंटीग्रल डिनोटेड बाय ई। अब ये ई जो है वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन क्या है, ई यानी तो हमने देखा है बेसिक यूनिट चार्ज है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, लेकिन एन क्या है, एन हमारे पास है 1 0 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल में नहीं होगा। कहने का मतलब है इंटीग्रल होगा लेकिन डेसिमल में नहीं होगा, तभी इसने कहा इंटीग्रल मल्टीपल। ये इंटीग्रल का मल्टीपल है किसका, ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम, मतलब कि किसी भी सिस्टम में जितने भी चार्ज है चाहे वो कहीं भी प्रेजेंट हो पूरे चार्ज में, उनका जो सम होगा वही एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। Q1 चार्ज हो सकता है, Q2 हो सकता है, Q लेकर इनफाइनाइट n चार्ज हो सकते हैं। इनफाइनाइट तो नहीं है, n चार्जेस प्रेजेंट होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व्ड, मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होंगे टोटल वो हमेशा कांस्टेंट स्थिर रहेंगे या फिर कंजर्व्ड यानी सुरक्षित रहेंगे। या कभी जैसे कि एनर्जी में होता है, एनर्जी ना ही तो बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब कंजर्व रहती है। उसी तरह चार्ज भी कंजर्व रहता है। अब आते हैं बात कूलाम्ब लॉ की करते हैं। कूलाम्ब्स लॉ ये इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब्स लॉ
The force between 2 point charges is directly proportional to the product of the point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कहना क्या चाह रहा है भैया, कहना क्या चाह रहे हो? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अनुसार द फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस, 2 point चार्जेस हैं, एक ये रहा Q2, एक ये रहा Q1, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रोडक्ट के, इनके चार्जेस के, मतलब ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो होगा उसके डायरेक्टली, मतलब F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है R, तो R का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लिया, अब इसकी थोड़ी डेरिवेशन देखते हैं। देखो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह सकता हूँ। क्या कहते हैं ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में देखें, चलो देखते हैं। ये एक डायग्राम है, समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, अब फ़िलहाल इसमें ही बात करेंगे। देखो ये 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं Q1 Q2, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, मतलब किसी ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा है, किसी बी पॉइंट पर एक चार्ज रखा है। ओ से इस चार्ज 1 की डिस्टेंस है R1, और जो Q2 चार्ज है ओ से इसकी डिस्टेंस है R2। ठीक है, अब ए पर इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो F12 मतलब फोर्स 1 पर 2 चार्ज सेकंड चार्ज के कारण, मतलब चार्ज 1 पर चार्ज सेकंड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इधर, और F21 मतलब फोर्स सेकंड चार्ज के कारण, सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के कारण, सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के कारण फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अब अपन ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन 11th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था जो थर्ड साइड होती है रिजल्टेंट। तो ये 2 है, इनका रिजल्टेंट ये दिखा रही है, एरो से भी आप समझ सकते हो, है ना। अब अगर अपन इस साइड चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ए से बी जाएंगे, R1 से R2 की साइड जाएंगे तो R12, और अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट जाएंगे मतलब R2 से R1, तो ये वाला लगेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब हम दोनों केस को ही सॉल्व करके देख लेते हैं अलग अलग। अब हम देखते हैं R12 क्या है। अभी अपन ने देखा था R12 क्या है। R12 हमारे पास है ए बी, ए डैश बी डैश, ये रहा इतनी सी डिस्टेंस। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, R1 ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और R2 इज इक्वल्स टू ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब हमने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में देखा था कि जो थर्ड लाइन है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी किसी भी 2 लाइन का। तो उस हिसाब से ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल होगा, सॉरी ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, ओ बी। ठीक है, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। ओ ए हमारे पास क्या था, ओ ए हमारे पास था R1, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी मेरे पास है R12 और R21। ठीक है, अभी मैं सिर्फ R12 को कंसिडर करता हूँ। R12 इज इक्वल्स टू R2। अब R12 की वैल्यू निकालनी है मेरे को ए बी की, तो इसको इधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं R21 का निकालूंगा, यहाँ पर R21 का निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा R1 माइनस R2।
आप चाहो तो इसी तरीके से निकाल कर देख सकते हो, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद 11th क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे डायमेंशन वेक्टर वाले चैप्टर में। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आर कैप R12 कैप इज इक्वल्स टू R12 का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ 21 का डिनोट कर रखा है। अब F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स। देखो, फोर्स ऑन Q1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 के कारण, वहीं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 मतलब Q2 चार्ज पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर डॉट R12 का कैप। और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसी तरह अगर अपन ने F12 का निकाला है तो F21 का भी यही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या Q1 Q2 अपॉन, अब अपन ने यहाँ देखा था जो R12 है कैप है यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू ये, तो यहाँ पर पुट कर दो दोनों में। इनकी वैल्यू पुट करने के बाद अब ये ऊपर वाला तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला क्या मैग्नीट्यूड में है और ये भी सिंगल पावर में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा R12 की पावर 3। इसमें 1 पावर थी, इस पर 2 पावर थी, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, है ना। ऊपर ऐसे कैसे R12 चार्ज ऐसे कैसे फोर्स। अब जो R12 है, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखा था ना, R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो वही लिखेंगे, R12 की जगह हम लिखेंगे ये, R12 की जगह हम लिखेंगे R2 माइनस R1 और यहाँ R21 की जगह लिखेंगे R1 माइनस R2। अब मैं एक चीज़ बात बताना भूल गया था, कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ में जो हमारे पास क्या आया था, ये कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास जो क्या आया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू थी 1/4πε0, और ये किसके इक्वल था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ई नोट क्या था, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। अगर यहाँ पर ε0 की जगह सिर्फ एप्सिलॉन होता तो वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती, और ε0 की वैल्यू जो है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब मेरे को एक कूलम्ब की वैल्यू चाहिए, 1 कूलम्ब की वैल्यू, तो उसको डिनोट उसको क्या करेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज कब होगा, 1 कूलम्ब चार्ज जब होगा जब रेडियस भी रेडियस, देखो अपन को चार्ज चाहिए, चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, ये तीनों चीज़ इक्वल 1 होनी चाहिए। ये कब होंगी, ये डिस्टेंस तो जब हम 1 लेंगे, डिस्टेंस 1 लेंगे तब होगा। और ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने देखी थी, क्या होती है के की वैल्यू 9 × 10⁹, तो फोर्स भी 9 × 10⁹ न्यूटन ही लेना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। देखो जैसे यहाँ देखो डेरिवेशन में ये कूलम्ब्स लॉ है, हमने F इज इक्वल्स टू, चार्ज दोनों सेम है तो हम Q स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से Q स्क्वायर यहीं रहेगा तो ये R ऊपर चल जाएगा और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, वही चीज़ हुई। अब हमने जो रेडियस है वो तो 1 मीटर ले लिया, 1 मीटर का स्क्वायर, कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹, और जो फोर्स है वो हमने लिया 9 × 10⁹, ताकि ये कैंसिल हो गया तो ए इक्वल में 1 आ गया, 1 कूलम्ब। अब इसको डेफिनेशन से, इट इज़ दैट मच चार्ज, ये इतना चार्ज है विच व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, जो कि किसी एयर या वैक्यूम में रखा जाए एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, दोनों सिमिलर और इक्वल चार्ज होंगे, और वो जिस फोर्स से रिपेल करेंगे वो रिपेल इट विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, मतलब जिस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे दोनों चार्ज, वो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। अब जो कूलम्ब्स लॉ है उसे, अब जो कूलम्ब है इसे हम CGS में 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, 1 ESU, और जो 1 ESU है उसे हम स्टैटिक कूलम्ब भी बोल सकते हैं, और स्टैटिक कूलम्ब की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। स्टेट में ध्यान रखना कि इसमें ई नहीं आएगा, राज्य वाला स्टेट मत कर देना, कई लोग कर भी देंगे, करना नहीं है, ये स्टेट कूलम्ब है, स्टेट नहीं स्टेट कूलम्ब।
गजब बेइज्जती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ अपना आज का बेसिक ख़त्म होता है, सिर्फ बेसिक ये चीज़ आप याद कर लो। मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आगे का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको देखिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस वीडियो को तभी देखें जब आप इसको कंप्लीट कर चुके, क्योंकि ये है एक तरीके का बेसिक। जब तक आपका ये बिल्कुल अब तक का जो है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे आगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो विनती है पहले इसको पूरा कंप्लीट देखें, रिवाइज़ करें, लर्न करें और फिर वापस रिवाइज़ करें, उसके बाद ही आगे वीडियो पर जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से ही हमें मोटिव मिलता है। और हाँ, एक अभी ये यूनिट वेक्टर का केस आया था, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे देखें, फिर उस वीडियो को भी देखें, ज़रूर देखें अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। और कमेंट कर ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव। जो मैंने अभी पढ़ाया है ये आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर जाएं, ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, जिसे जाएं और उसमें नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आपके पास जो भी है वो करें जहाँ तक हो सके। अगर टेलीग्राम हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। आने वाले समय में भी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ 11th के नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।